नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। आप इस वक्त टाइम्स ऑन भारत के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। किसानों की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात हो रही है, तो जब तक आप किसानों के बीच में नहीं पहुंचेंगे शायद आपको समझ में नहीं आएगा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसका माहौल क्या है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ये जिस जगह पर मैं हूं अभी, यहाँ पे आप देखेंगे घर के अंदर जब घुसते हैं तो यहाँ पे पशु जो बंधे हुए हैं, वहां पर काम भी चल रहा है और वहाँ गाय भैंस जो बंधी हुई है, इस पूरे जो जगह को कहते हैं घेर। और यहाँ पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो सब यहाँ पर बैठते हैं, यहीं पर चर्चा करते हैं, यहीं पर बातचीत करते हैं। तो उन्हीं के बीच में से आज आपको, क्योंकि आज मैं आया था उत्तर प्रदेश में मेरठ में, जो अखिलेश यादव की जयंत चौधरी के साथ ज्वाइंट रैली थी, संयुक्त रैली थी, आज उनके गठबंधन का अनाउंसमेंट किया गया और साथ ही साथ उससे कोशिश की गई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो राष्ट्रीय लोकदल यानी कि जयंत चौधरी की जो पार्टी है और समाजवादी पार्टी जिसने अपनी जमीन खो दी थी, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा यहां से सीटें मिली थी, उनको बड़ा फायदा हुआ था, उसको इस बार उलट दिया जाए। किसानों के मुद्दे का क्या असर होगा, ये समीकरण क्या बनेंगे, इन सब पर आपसे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि गाजीपुर में जो मीटिंग चल रही थी वहां से आ रही है और सीधे आपको उस खबर के लिए चलता हूं। जो किसानों की बैठक हुई है उसमें सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि जिन विषयों पर आपत्ति थी उन्हें नोट किया गया है, आपत्ति वाले विषयों को सरकार को वापस भेजा जाएगा। सरकार का जवाब आने पर कल दोपहर 2 बजे फिर बैठक होगी और मुआवजे पर सैद्धांतिक रूप से सहमति संयुक्त किसान मोर्चा की बन गई है। उन्होंने कहा है जैसे पंजाब की सरकार ने जिस तरीके से जो मुआवजा दिया है, जो फॉर्मूला अपनाया है, उसी फॉर्मूले के तहत जो बाकी किसान हैं उनको भी सरकार 5 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी उनके परिजनों को दे जो किसान मारे गए। पर सबसे खास बात यह है कि जनवरी के बाद से जो बिल्कुल बातचीत टूट चुकी थी, जिसमें ना सरकार की तरफ से कोई पहल हो रही थी और किसान बारिश, सर्दी, गर्मी, धूप सब झेलते हुए लगातार बैठे हुए थे 13 महीने से, उसके बाद आज कम से कम कुछ बातचीत की शुरुआत हुई है। मेरे साथ जो यहां पर जो किसान मौजूद हैं मैं उनसे भी बात करूंगा, पर सबसे पहले इस वक्त मैं आपको सीधे लिए चलता हूं। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ पुष्पेंद्र जी भी जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। योगेंद्र जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूं, यहीं का शायद डर था भारतीय जनता पार्टी को और कि ये जो 3 किसान कानून थे वो वापस लिए गए। आपसे जब आखिरी बार बात हुई थी आपने कहा था कि सरकार की तरफ से जवाब तो आए, जवाब अब आ गया है, अब आगे क्या सर? अंकित भाई, मैं ये बिल्कुल कंफर्म कर सकता हूं कि हाँ, 21 तारीख को हमने प्रधानमंत्री जी को जो चिट्ठी लिखी थी, अंततः 2 हफ्ते की चुप्पी के बाद चुप्पी टूटी है। सरकार की तरफ से यानी कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से हमें उसका जवाब आया है बिंदुवार। हमने उस पे आज गहन चर्चा की है और मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अब बातचीत बिल्कुल निर्णायक दौर में पहुंच गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री 3 कानूनों को वापसी की घोषणा कर चुके हैं। 6 बकाया मुद्दे जिस पे सरकार ने चुप्पी बनाई हुई थी, उस पे अब हमारे सामने एक ठोस प्रस्ताव है। प्रस्ताव है का मतलब ये नहीं कि सहमति बन गई है, उस पे चर्चा हुई है। कई बिंदु हैं जिस पे स्पष्टीकरण चाहिए, कई बिंदु हैं जिनमें हमें आपस में बातचीत करनी चाहिए। वो करके कल दोपहर 2 बजे दोबारा चर्चा होगी और मुझे उम्मीद है कि अब बातचीत निर्णायक दौर की तरफ बढ़ रही है। योगेंद्र जी, चूंकि चिट्ठी के माध्यम से सरकार ने अपना जवाब भेजा है, आपने कहा कि कल 2 बजे तक हम इंतजार करेंगे सरकार में, जो आज आपने अपने वापस उनको जो बिंदु रखे हैं, तो क्या मैं ये मानूं कि कुछ डायरेक्ट लाइन जुड़ी है, मतलब किसी से आप लोगों की क्या डायरेक्ट बातचीत हो पा रही है या अभी चिट्ठी के माध्यम से ही बातचीत हो पा रही है? देखिए, ऐसे में बातचीत तो होती ही है। बातचीत पिछले 2 सप्ताह से अनौपचारिक रूप से कई साथियों की चल रही है। अब एक-एक का नाम लेके और बातचीत के मैं खुलासा तो नहीं कर सकता। जाहिर है बातचीत चल रही है, तभी चिट्ठी आई है और उस चिट्ठी के बिंदु हैं जिस पे हमें सरकार से भी स्पष्टीकरण चाहिए और कुछ है जिन्हें हमें आपस में भी स्पष्टीकरण करना होगा। इसलिए हमने 2 बजे तक का कल ब्रेक रखा है और मुझे उम्मीद है कि कल हम दोबारा बैठेंगे और हमारे पास बेहतर जानकारी होगी, आपसी सहमति भी ज्यादा बेहतर बन चुकी होगी। क्योंकि इस आंदोलन में एक साथ आए हैं, एक साथ ही वापस जाएंगे,
तमाम जो अफवाह चलती रही है, ये इधर टूट गया, वो भाग गया, वो जाने की स्थिति में, ऐसा कुछ नहीं। सब एक साथ मिलके करेंगे और इस आंदोलन ने दिखा दिया है कि एकता की ताकत कितनी बड़ी होती है। जो चिंता है बहुत बड़ी, वो है हरियाणा में जितने केसेस सरकार ने किए। और सच बात ये है भाई, हरियाणा के यहाँ आप जिन लोगों के साथ बैठे हैं वो भी समझेंगे कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। तो वो सब हरियाणा वाले दूध के जले हुए हैं। 2 साल पहले, 3 साल पहले के आंदोलन में बहुत बुरी अवस्था हुई थी। हजारों केस आज भी चल रहे हैं और मोर्चा बिल्कुल स्पष्ट है, हम अपने साथियों को अधर में छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। योगेश जी, क्योंकि आपने कहा कि आप जिन लोगों के साथ बैठे हैं, मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था इसी मुद्दे पर, तो सबकी यहां पर यही बात उन्होंने बार बार कही, जैसे कि आप बता रहे थे दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। यहां पर एक मत था कि जाट मरा ना मानिए जब तक 13वीं ना होए, तो वो लोग तो कह रहे हैं जब तक सरकार बिल्कुल मान नहीं लेती तब तक हम नहीं मानेंगे सरकार की बात। अच्छा जी। मैं पहले से सोच रहा था कि आप बैठे, क्योंकि इस इलाके से मैं बहुत परिचित हूँ, इसके मिजाज से भी परिचित हूँ। तो जाहिर है लोगों के मन में शंका है और मैं समझता हूं आंदोलन के नेतृत्व की जिम्मेवारी बनती है कि उन शंकाओं का समाधान करे, लोगों को ये महसूस हो हाँ भाई अब भरोसा हो रहा है। जिस सरकार ने पिछले साल भर में जो कुछ किया है, अब उस पर रातों रात भरोसा करना तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है ना, तो इसलिए भरोसा बनाना बेहद जरूरी है और इसके लिए हम और स्पष्टीकरण भी ले रहे हैं और ऐसी कुछ व्यवस्था करें जिससे जब अंतिम निर्णय पे पहुंचे तो सबकी सहमति, सबकी संतुष्टि से निर्णय हो। योगेश जी, मैं आपको, क्योंकि आप, मुझे पता है कि इस समय आप बहुत व्यस्त होंगे, मैं आपसे बस एक सवाल और पूछना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप, क्योंकि लगातार पिछले 13 महीने से जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं आप उनको देख रहे हैं, बातों को रख रहे हैं, आपसे पर्सनली मैं पूछना चाहता हूं, अब आपको लग रहा है कि बिल्कुल उम्मीद बंध गई है कि कम से कम आपके हिसाब से ये जो सफल आंदोलन हुआ है, अब घर जाने का समय नजदीक आ रहा है किसानों का? भाई उम्मीद तो जिस दिन प्रधानमंत्री ने घोषणा की उस दिन से उम्मीद बंधी थी, कोई छोटी घोषणा थोड़ी है। आप तो पत्रकार हैं, आप सोचिए इस देश में आज तक क्या कभी भी किसी आंदोलन ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है जो कि 19 तारीख को हुई थी। बस वो उसमें कई मामले अधूरे थे, उन अधूरे मामले को छोड़ के हम यूं उठ के जाना नहीं चाहते थे, तो इसलिए हम उन सब पे चर्चा चला रहे हैं। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मेरा बिल्कुल मानना है कि अब हम निर्णायक दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। जो कहते हैं ना, सुरंग में अब थोड़ी सी आंख रोशनी दिखाई देने लगी है कि हाँ भाई सुरंग अब अंत में आ रही है। देखो सड़क पे बैठने का तो हमें कोई शौक है नहीं, जैसे ही ये चीजें समाप्त होती हैं और हमारे साथियों को, सबको भरोसा होता है कि हाँ हम अब फंसाए नहीं जा रहे, हमारे साथ खेल नहीं हो रहा, तो हम उठेंगे। मैं निश्चित कह सकता हूं कि सुरंग के अंत में अब एक रोशनी दिखाई देनी शुरू हो गई है। योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि कल जब कुछ निर्णायक फैसला अगर होने की स्थिति में होते हैं तो फिर आपको एक बार परेशान करूंगा, आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि दर्शकों को बहुत जरूरी होता है स्पष्ट तरीके से चीजों को समझना। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। मैं सीधे अभी आपको अपने सहयोगी गौरव के पास भी ले चलता हूं। मेरे साथ जो किसान भाई बैठे हुए हैं उनसे भी बात करूंगा। पर गौरव, सिंघू बॉर्डर पर अभी इस चर्चा के बाद जो अभी अनाउंसमेंट है, माहौल कैसा है? क्योंकि कल से ही हम कई जगह देख रहे थे, टीकरी बॉर्डर पर एक उम्मीद लोगों को जग रही थी, बातचीत हो रही थी, थोड़े लोग भी वापस जाने शायद शुरू हो गए थे, लेकिन क्या अब जो लोग वहां पर साल भर से बैठे उन्हें लग रहा है कि घर जा पाएंगे? बिल्कुल, देखिए जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको तो इस बात की उम्मीद है कि वो घर वापस जाएंगे और यही वजह है कि जब किसान मोर्चे की बैठक शुरू होती है तो अंकित मैं आपको बताऊं कि ये जो सामने ऑफिस है, इस ऑफिस के बाहर और इस सड़क पर जो है हजारों लोग मौजूद होते हैं सिर्फ ये सुनने के लिए कि संयुक्त किसान मोर्चा क्यों फैसला ले रहा है। क्योंकि ये एक अनुशासन पूरे आंदोलन के दौरान बनाया गया कि संयुक्त किसान मोर्चे का जो फैसला होगा वो आखिरी होगा और यही वजह है कि संयुक्त किसान मोर्चे के जो नेता हैं उनके कानों से, उनके मुँह से सुनकर ही भरोसा किसान करना चाहते हैं। तो किसान बहुत ज़्यादा उम्मीद में है, लेकिन वो यही कहते हैं, जाहिर तौर पर उनका धैर्य इस बात को के लिए कई बार
सरकार पूछता होगा, लेकिन वो हर बार धैर्य से ये जवाब देते हैं कि किसान मोर्चा ही तय करेगा। लेकिन जाहिर तौर पर एमएसपी की कमेटी को लेकर या मुकदमे वापसी को लेकर जो थोड़े से पेच फंसे हुए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सरकार पहले मुकदमे वापस ले या आंदोलन पहले वापस हो, तो ये पहले आप के चक्कर में जो रस्साकशी चल रही है वह इसी के बीच में आंदोलन है। लेकिन अगर आप देखें तो तमाम भीड़ यहाँ पर मौजूद है। मैं एक बार फिर से तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये जो जगह जहाँ पर ये बैठक होती है ये एक निजी दफ्तर है, और इसके बाद यहाँ पर जो लगातार लोग इकट्ठा हैं, मौजूद हैं, वो ये बताते हैं कि किस तरीके से वो लगातार अपने नेताओं को, मोर्चे को सुनना चाहते हैं कि आखिर क्या फैसला हुआ। और चूंकि आज मोर्चे की तरफ से कह दिया कि कल 2 बजे दोबारा बैठक होगी, तो किसान जैसे कि 13 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, वो एक दिन और बहुत बड़ा दिन होने वाला है इस पूरे आंदोलन में, जो करीब 13 महीने से लगातार दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पर चल रहा है। मैं फिर आपके पास आऊंगा और जानकारी लेने के लिए। अभी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। पुष्पेंद्र चौधरी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं, और यहां पर हमारे साथ किसान भी जुड़े हुए हैं। आज जैसे अभी हम योगेंद्र यादव जी से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब 13 महीने बाद, अंधेरे के बाद थोड़ी रोशनी की उम्मीद जरूर है। कुछ चीजों पे सरकार ने बिल्कुल मान ली है बातें, कुछ पे हमने उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा है। कल 2 बजे तक बड़ा फैसला हो सकता है। आपको यकीन है कि अब किसान आंदोलन फाइनली खत्म हो पाएगा, लोग घर जा पाएंगे? देखो, अभी तो जो किसान मोर्चे की बैठक है, सरकार की तरफ से अब भी स्पष्ट बात नहीं आ रही। अगर हम खुले मन से बात करेंगे तो हम एक टेबल बैठते हैं, जैसे पहले 11 दौर की बात हुई, जो भी इशू थे आमने सामने डिस्कस होते थे। सरकार क्यों डर रही है डिस्कस करने से? जो हमारी मांगे हैं, 4 मांगे हमारी शेष हैं, तो उनको क्यों नहीं फॉलो कर पा रही? सरकार के मन में चोर है। पर सरकार ने तो अब लिखित दे दिया है कि आपकी मांगे मान रहे हैं। लिखित दे दिया, आप टेबल पे बैठ कर आमने सामने बात करें ना, तो हमें भी विश्वास होगा, उनको विश्वास होगा। क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे? और बार बार बात ये होती है कि विश्वास ही नहीं कर पा रहे। सरकार पे विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे? अब तो सरकार ने, आपकी मोदी जी ने सबके सामने बोला कि चलिए हम आपके वो जो 3 कानून आपको पसंद नहीं वो भी वापस ले लेते हैं। अब जो बाकी जो मांगे बची हुई थी, 6 मांगे, उसके ऊपर भी उन्होंने लिखित जवाब दिया। काफी सारी मांगे मान ली गई है। कुछ पे अभी चाहता है संयुक्त किसान मोर्चा की उस पर और बातचीत हो जाए, तो उस पर बातचीत करने को भी तैयार है। तो फिर भी विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा? विश्वास इसलिए नहीं हो पा रहा कि जिसे भी हमारे प्रधानमंत्री भेजते हैं वो जिम्मेदार आदमी बात करते, लेकिन उसकी जिम्मेदारी में मतलब उसको जिम्मेदारी देते नहीं है। बस जो कुछ कहना बात करके आ जाओ, फैसला करेंगे हम। अगर कोई कृषि मंत्री हो, कोई भी हो, चुनिंदा आदमी आएगा, अगर उसको पावर देकर भेजते हैं तो हमारे किसान मान लेते हैं। लेकिन उसको ही नहीं पता कि वो बार बार पूछता जाकर के, हाँ जी किसान ये बात कह रहे, बताओ क्या करूं? क्यों जी? तो जितने भी बात हुई, आज तक निर्णायक आदमी को वहां तक भेजा नहीं किसानों के साथ इन्होंने। बाबूजी, पुष्पेंद्र जी के पास भी मुझे जाना है, पर मैं आपसे बस जानना चाहता हूं कि ये तो बड़ी जीत है किसानों की। हाँ बिल्कुल, वो तो मान रहे हम इस बात में, लेकिन मतलब ये है 1 साल के बाद में जीत हो तो वो कोई अच्छी चीज थोड़ा ही है। बहुत घर उजड़ गए, बड़े नुकसान हुए हैं, लोग बागों के खर्चे भी बहुत ज्यादा हुए हैं। खेती बाड़ी हमारी बंद होगी, उसका मतलब यह है जो हानि हुई है उसका कौन देगा मुआवजा कौन देगा? पुष्पेंद्र जी, आप यहाँ पर किसानों में, मेरठ में हूँ, वहां के जो किसानों की आप बात सुन रहे थे, मैं फिर आपसे भी सवाल पूछता हूँ कि अब तो निर्णायक दौर में है, तो कहीं ना कहीं अब संयुक्त किसान मोर्चा को, किसानों को यह भी बताना होगा कि अब तो जीत की तरफ बिल्कुल बढ़ गए। किसानों को यकीन भी दिलाना होगा कि हमारी जो बातचीत है वो बिल्कुल खत्म होने वाली है, निर्णायक दौर में है, क्योंकि किसान अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा है। ये कह देना कि कल ही आंदोलन समाप्त हो जाएगा, ये बिल्कुल कंक्लूसिवली आज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ मुद्दे अभी ऐसे हैं जिस पर जो है संयुक्त किसान मोर्चा पुनः कल बैठक करेगा। जैसे कि एमएसपी वाला मुद्दा है, एमएसपी वाले मुद्दे पर किस प्रकार की कमेटी बनेगी, वो कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई जो संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन कर रहा है उसके मेंबर कम रख लिए जाएं, और एमएसपी के कॉन्सेप्ट का जो विरोधी है गुट इस देश में, या व्यापारी है या कॉरपोरेट के लोग हैं, उसमें भर दिए जाएं और फिर कह दिया जाए कि मेजोरिटी से हमने ये निर्णय लिया है। पहली बात। दूसरा, मुकदमों को वापसी लेने का जो मुद्दा है वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसको आश्वासन पर नहीं छोड़ा जा सकता, उस पर लिखित रूप से समयबद्ध तरीके से सरकार क्लियर करे कि भाई हम इसको शुरुआत कर रहे हैं और इसकी प्रक्रिया अगले 2 महीने 3 महीने में कर दी जाएगी, और उन मुकदमों में किसी किस्म की कोई कार्रवाई तब तक, जब तक वो वापस नहीं लिए जाते, कोई कार्रवाई किसी किसान के ऊपर जो है या नेताओं के ऊपर नहीं की जाएगी। तो ये तमाम मुद्दे हैं। और बाकी जो 6 मांग प्रधानमंत्री जी को पत्र में लिख करके दी थी, उस पर भी कल जो है कंक्लूसिव फैसला आएगा। आशा ये है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में चीजें बढ़ रही हैं, और ये चीजें अगर सरकार मान ले तो देखिए सरकार को बड़ा दिल दिखा करके बाकी मुद्दों पे तत्काल निर्णय ले लेना चाहिए। हमें आशा है कि फिर आंदोलन ये समाप्त हो जाएगा। जी
पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राकेश टिकैत जो भी बड़े किसान नेता हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, उन्होंने आज के घटनाक्रम पर क्या कहा, आपको पहले वो सुनवाता हूं। इस समय हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद है। राकेश जी, आज मीटिंग हुआ, सरकार की तरफ से हाथ बढ़ाया गया, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों को भी हाथ? हाँ, हमने बढ़ाया, हमने भी हाथ बढ़ाया भाई। क्या आप लोगों ने तो फिर कल के लिए टाल दिया है? न टाला कहाँ, कल फिर आप मीटिंग करेंगे? हाँ, मीटिंग करेंगे कल भी। तो क्या पेच क्या फंस रहा है, किस पेंच फंस रहा है अभी, उनमें पेंच फंस रहा, उन्हीं में फंस रहा अभी सरकार में पेंच। हमें पता होगा कहाँ पेंच फंस रहा। सरकार तो आप लोगों की सारी मांगे मानने को मान रही, बताओ कहाँ मान रही। बाकायदा आप लोगों को लेटर भी हम इन्हें कहें जिसकी नौकरी लग जाए, बगैर लिखत पढ़त के मान जाओ, पहले एग्रीमेंट हो, तेरी सैलरी या होगी और सामने करे हो बातचीत। हम किससे करे, वो उससे करे कंप्यूटर पे। सरकार कहाँ है, सरकार एक बार मिल तो जाए कहाँ से। किन किन मुद्दों पे आप लोगों का मामला फंसा हुआ है और कल जो मीटिंग होगी? सारों पे फंस रहा अभी हमारा, मुकदमों पे बड़ा सवाल हमारा है। तो मुकदमे तो वापस लेने के लिए सरकार कह रही है ना, आप लोग उठिए। किसको कहा, अच्छा हम उठ जा और वे फिर लेंगे। अभी लेने में क्या दिक्कत है, आमने सामने बैठ जा। वे अपने जबान पे तो कहेंगे भाई हाँ हम ले रहे, शुरू करो, और ये प्रक्रिया शुरू कर दी। एक तो ले ले मुकदमा, एक तो कर देंगे भाई हमने शुरुआत करी और ट्रैक्टर खड़े ये ले लिया, आप चलो हो लगा शुरू। और जिन जिन किसानों के ट्रैक्टर हैं उन्हें भेजो, वो प्रक्रिया शुरू करो, तो इनके भी शुरू हो जाए काम। करना एक काम नहीं उनको, वे नीचा दिखाने के किसानों को भेजना चाहते हैं। और फिर के हम ये अरे श्रेय वे ही ले लो, सारा श्रेय उन्हीं को दे के जाएंगे। हमें नहीं चाहिए किसी को श्रेय वही ले ले। हमारा कंपनसेशन मुकदमे है, किसानों को एमएसपी कर दो, श्रेय इन्हीं को देंगे। श्रेय किसको दे के जाएंगे, और श्रेय तो सरकार करेगी, उसी को दे के जाएंगे। तो जाहिर सी बात थी, ये थे राकेश टिकैत जी, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि कल फिर दोबारा मीटिंग होगी और रणनीति तय की जाएगी। तो आप सुन रहे थे राकेश टिकैत को, जो कह रहे थे कि जब कुछ सरकार की तरफ से मुकदमे वापस लेने की पहल तो हो, एक मुकदमा वापस ले लें, उसके बाद हम यहां से मोर्चा खोलना शुरू कर देंगे। ये जो पूरा किसान आंदोलन चल रहा था 13 महीने से, जैसे कि बाबूजी हमें कह रहे थे यहां पर कि जो अब चुनाव आए हैं तो सरकार को इसकी शायद याद आई है, पहले कर देते तो थोड़ा यकीन ज्यादा रहता सरकार के ऊपर। तो उसी को लेकर आज एक बड़ी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं, किसानों की पूरी खबर आपने देखी। अब मैं आपको दूसरी खबर पर लेकर आता हूं, जिसके लिए मैं यहां पर मेरठ में आया था। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का आज गठबंधन औपचारिक तौर पर अनाउंस हुआ, उसका घोषणा आज की गई। जहां पर मैं हूं उससे कुछ किलोमीटर दूर ही एक बड़ी रैली करी गई, बहुत सारे लोग उस रैली में आए थे। वहां पर दोनों ने साथ में आके ये बात की घोषणा करी कि हम चुनाव साथ में लड़ेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 100 से ज्यादा सीटें हैं, उन सीटों को साधने के लिए ये पूरी कवायद थी। और आज कोशिश ये थी कि अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013 के बाद से अपनी जमीन खो चुकी थी, और साथ ही साथ राष्ट्रीय लोकदल, जो अजीत सिंह जी के समय से कम उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उसका वर्चस्व होता था, वो वर्चस्व घटता जा रहा था, कहीं ना कहीं उसकी लड़ाई को साथ में मिलकर लड़ने के लिए अब यहां पहुंचे हैं। किसानों का मुद्दा है, जिस तरीके की नाराजगी है, अब क्या इस पूरे मामला सुलझने से उसका कुछ असर होगा, या फिर किसानों का मुद्दा मिलाकर और साथ में जो बाकी उनका यहां पर वर्चस्व है, जो कॉम्बिनेशन होता था, ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन होता था, जाट, मुसलमान और बाकी जातियों को मिलाकर जो एक बनता था, वो वापस होता दिखाई पड़ रहा है। क्या इससे बीजेपी के पैरों के नीचे जमीन खिसकेगी, या जो जमीन तलाश रहे हैं वो इस तलाश में ही रह जाएंगे? उसको लेकर करते हैं अब बात। नौकरी नहीं, कुछ नहीं, तो अब हम इनकी देंगे जयंत चौधरी की। जयंत बेड़ा पार है, बेड़ा पार है जी। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। लाल टोपी बीजेपी को हरा रही है, तो इसलिए उसके लिए खतरे घंटी है। हम समाजवादी लोग मिलकर के रंग बिरंगा गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। एक रंगी लोग किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। सपा की सरकार फिर आएगी।
तो एक तरफ मेरठ में आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी चुनाव जीतने की हुंकार भर रहे थे, वहीं गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना अखिलेश यादव का नाम लिए उनकी जो समाजवादी पार्टी की जो टोपी होती है, लाल रंग की टोपी होती है, उस पे एक के बाद एक करके 11 प्रहार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां तक कह दिया कि जो लाल टोपी है उत्तर प्रदेश में वो खतरे की घंटी है लोगों के लिए। उस पर क्या वार रहे, क्या पलटवार रहे, क्योंकि पूरा चुनाव अब टोपी के रंग पे आके रुक गया है। अखिलेश कह रहे हैं कि वो सफेद रंग और पीला रंग, राजभर साहब का सब रंग मिला के एक गुलदस्ता तैयार कर रहे हैं और वो केसरिया टोपी पे हमला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री लाल टोपी को यूपी के लिए खतरा बता रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर यहां पे बात करेंगे कि किसके लिए खतरा बन रहा है, कौन सी टोपी का रंग। यूपी की सियासत में लाल टोपी यानी समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव और उनका पूरा समाजवादी कुनबा। पीएम ने गोरखपुर के सियासी पिच से इसी लाल टोपी पर निशाना साधा। ऐसा जोरदार चुनावी छक्का कि अखिलेश की पूरी लाल सेना एक झटके में जद में आ गई। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को यूपी के लिए खतरा करार दे दिया। उधर गोरखपुर से 760 किलोमीटर दूर मेरठ में अखिलेश यादव इसी लाल टोपी की ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। मेरठ की रैली में अखिलेश को सुनने भारी भीड़ उमड़ी थी। मैदान खचाखच भरा था। नजारा ऐसा था कि हर तरफ लाल ही लाल टोपी। रैली में अखिलेश ने डबल इंजन की सरकार पर जमकर निशाना साधा, लेकिन उससे पहले पीएम के लाल टोपी पर ट्वीट कर लिखा, भाजपा के लिए रेड अलर्ट है महंगाई का, बेरोजगारी का, बेकारी का, किसान मजदूर की बदहाली का, हाथरस लखीमपुर महिला और युवा उत्पीड़न का, बर्बाद शिक्षा, व्यापार और स्वास्थ्य का और लाल टोपी का, क्योंकि वही इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। लाल का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। पीएम ने समाजवादी पार्टी को सूबे के लिए खतरा बताया, आतंकियों को छुड़ाने वाली सरकार बताई, घोटाले की सरकार बताई, तो अखिलेश ने महंगाई, बेरोजगारी, किसान मजदूर की बदहाली और महिला उत्पीड़न का मुद्दा याद दिलाया। मेरठ की जमीन से जमकर बरसी। बदलाव की आवाज है, लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ का किसान भारतीय जनता पार्टी का सफाया चाहता, यहाँ का नौजवान नौकरी और रोजगार चाहता है। किसान के साथ जो धोखा हुआ है, इन्होंने जो वादे किए थे, इनका झूठ निकला, इनके वादे जुमले निकले। ये झूठ का फूल लगातार झूठ बोल रहा है। उम्मीद जो थी लोगों को कि खुशहाली आएगी डबल इंजन सरकार से, लेकिन इधर डबल इंजन की सरकार फेल होते हुए नजर आ रही है। जब भाजपा आई थी प्रदेश में और देश में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आई थी और यहीं से जो है दूसरा रास्ता खुलेगा। अखिलेश यादव यूपी में बदलाव के चुनावी रथ पर सवार हैं और पश्चिम यूपी में बड़े सियासी उलटफेर का सपना संजोए हुए हैं। मेरठ की रैली में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ चुनावी गठबंधन पर मुहर लगा दी। गठबंधन का मकसद पहले वोटों के बंटवारे को रोकना है और फिर बीजेपी के विजय रथ को थाम लेना है। तो बीजेपी याद दिला रही है, अखिलेश आए तो विकास ठप हो जाएगा। इन दावों को यूपी की जनता देख रही है, परख रही है। मेरठ से अंकित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो अब लाल टोपी पे जो हमला हुआ, उस पर लाल टोपी वाले यानी कि जो अखिलेश यादव की पार्टी के लोग हैं, जो लाल टोपी धारक हैं, वो क्या सोचते हैं? आपको पहले उनसे मैंने थोड़ी बात करी, मैं रैली में मौजूद था, उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाता हूं। तो आज मोदी जी की रैली थी गोरखपुर में, उन्होंने बोला कि ये जो लाल टोपी वाले हैं
ये उत्तर प्रदेश के लिए खतरे की घंटी है। मतलब हम उत्तर प्रदेश की घंटी हैं जो किसान फसल को पैदा कर रहा और फसल पैदा करके पूरे इसका हिंदुस्तान का पेट पाल रहा, वो खतरे की घंटी बन गया। लाल टोपी वाला किसान ही तो है। या कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी वाले हैं या किसानों की है समाजवादी, वो पहले वाली समाजवादी तो जाली, ये भी तो किसानों की समाजवादी पार्टी है जो किसान पूरे प्रदेश को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को कुमा का खुआवा है। अगर ये किसान खतरे की घंटी होगा तो फिर तो ये भारतीय जनता पार्टी में किसान आए सब खतरे की घंटी, ये भी तो खतरे की घंटी। हाँ जी, इसके लिए खतरे की घंटी होना हो, पर भाजपा के लिए खतरे की घंटी है लाल टोपी। अच्छा, हाँ बीजेपी को हरा रही है तो इसलिए इसके लिए खतरे की घंटी है बीजेपी, दलित समाज से है, क्योंकि अखिलेश जी तो हरा रहे हैं ना यूपी में बीजेपी को, तो बीजेपी के लिए खतरे घंटी जो है वो लाल टोपी है। कह रहे अगर आ जाएंगे तो फिर से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जैसे पहले होता था ना, कानून का कोई राज नहीं था, फिर से अपराधी आ जाएंगे। एक मिनट, सबको डराने लग रहे हैं। सुनो, कानून किससे ठीक हुआ? डायल 100 से। वो दुनिया की बेहतरीन सेवा है, वो किसने दी? अखिलेश यादव ने दी, तो वो कानून तो उससे ठीक हुआ ना। इन्होंने तो कानून नहीं ठीक किया। एक मिनट, इन्होंने इनके राज में, इनके जो राज में तो कुछ नहीं मिला ना। इन्होंने नाम बदले, 100 का 112 कर दिया, तो इन्होंने कहा कानून वो और इनके राज में सुनो कानून व्यवस्था। भाई साहब, लाल टोपी आपने पहन रखी है, आप भी खतरे घंटे हो गया। लाल टोपी भाजपा का सफाया करने वाली है, पचरंगी। अब की बार जो माननीय अखिलेश जी ने कहा कि गुलदस्ता हम तैयार कर रहे हैं, लाल टोपी है, उसमें पीली है, हरी टोपी है, सब लोगों के मिल करके एक पचरंगा बाजार बना करके उनको भाजपा का सफाया करेंगे सब। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये उन लोगों की प्रतिक्रिया है जो समाजवादी पार्टी की रैली में आए थे, लाल टोपी पहने हुए थे, यानी कि कार्यकर्ता थे। अब यहां पर मैं थोड़ी बात कर लेता हूं। यहां पे आपको लाल टोपी पहने तो लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे कि गांव में और हमारे उसमें होता है कि ऐसे साफा बांधे लोग मिलेंगे जरूर। किसको बंधेगा जी इस बार चौधराहट का साफा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? हम तो अपने जयंत को ही नहीं चाह रहे। तो आप पुराने जयंत चौधरी साहब वाले वोटर हो या नए नए वोटर हो? नहीं, चौधरी साहब के आगे से ही वोटर हैं हम तो ऐसे भी कोई वोटर थे जिन्होंने भाजपा को वोट दे दिया था और अब की बार आपने दिया था जी? पिछली बार दिया था। क्यों दिया था? वो तो उम्मीद थी उनसे, कुछ जवान बोलने के बाद पापा यही तो वोट की बार इतनी उम्मीद बच्चों को थी जो अब उल्टी होगी बिल्कुल। नहीं तो आपकी उम्मीदें थी, वो उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। बच्चे बेरोजगार ऐसे पड़े हैं, घर पर पूरी महंगाई से त्रस्त है, तो वो उम्मीद सब चूरम चूर कर दी, किसान को बेहाल कर दिया, नए कृषि कानून बना दिए, फसलों को ये खारे गोदी मोदी योगी नाम धरक के बस हो गए। तो इस वजह से इस बार आपका फिर वोट पलट गया। आप भाई साहब ये बताओ कि आज जो मोदी जी ने कहा कि ये जो लाल टोपी वाले आ जाएंगे ना वापस, तो फिर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, फिर आ जाएगा गुंडा राज। देखो, एक दूसरे की पार्टी पे इस तरह करता है, और लाल टोपी से ये वास्तव में डर रहे हैं कि लाल टोपी जो है अब की बार कब्जा कर रहा है यूपी पे। आपको नहीं डर लग रहा लाल टोपी से? फिर से आके वो कहेंगे कि लाल टोपी है ना, फिर तो आके फिर वो यही कह रहे हैं कि लाल टोपी वाले आप लोग आ जाओगे। तो सारे लाल टोपी वाले कौन है? और ये भारत से तो आए नहीं, विदेश से नहीं आया कोई भी इनमें, सब हिंदुस्तान का किसान है, मजदूर है इसमें लाल टोपी में, और कोई नहीं है। तो जो किसानों की इतनी बात हुई, अब तो मामला भी मोदी जी कह रहे सुलझा दिया, उससे भी कुछ फायदा नहीं दिखता बीजेपी को? नहीं जी, कोई फायदा नहीं। क्यों? इसलिए नहीं है कि जी, क्योंकि मतलब ये है कि हमारी जो बीजेपी सरकार थी जो, ये हमारे लिए बिल्कुल निष्क्रिय निकली। आ रहा हूँ जी। ये निष्क्रिय निकली और इससे कोई लाभ नहीं मिला हमें। लाभ नहीं मिला, पर फिर वो लोग कहेंगे जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हो, मेरठ में आप बैठे हुए हो, यहाँ पे तो जो जितने भी जाट हैं ये जाटों के गांव होंगे, इस वजह से सारे लोग ऐसी बात कर रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो है ये मामला निपटा दिया, बहुत अच्छी बात है, निपटा दिया। मोदी जी कानून लाए थे और मोदी जी ने वापस ले लिया। किसानों को क्या मिला? 700 किसान मर गए। वे क्यों मर गए? किस कारण मरे? आप कहते हैं कि किसान विश्वास नहीं कर रहा। किसान विश्वास कैसे करे? आपके खाते में 15 लाख रुपए आ गए, तो हमारे भी नहीं आए, तो कैसे विश्वास करोगे आप बताओ? अच्छा, किस पे विश्वास करोगे? रोजगार मिल गया, 2022 में किसान की आमदनी दुगनी होनी थी, हो गई। आप लोग मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? मैं वही पूछ रहा हूँ, मुद्दों पर वोट होने वाली है या इस बात पे वोट होने वाली है कि जी जैसे बात होती है उत्तर प्रदेश में, जाट एक तरफ जाएगा, मुसलमान एक तरफ जाएगा, ब्राह्मण इधर जाएगा, बनिया उधर जाएगा? देखो, मुद्दों पे बात होनी चाहिए,
मुद्दों बात होनी चाहिए, बिरादरी का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, बिरादरी होनी भी नहीं चाहिए बीच में, ना जाति आनी चाहिए ना बिरादरी आनी चाहिए। मैं वापस आता हूं, आप लोग रुके रहो। समीकरण की जो मैंने बात कही, जैसे भाई साहब ने कहा कि बात होनी चाहिए मुद्दों पर, ये बातें कहने और सुनने में ठीक लगती हैं, लेकिन कुल मिलाकर जब उत्तर प्रदेश हो या बिहार की जब राजनीति की बात होती है तो कहीं ना कहीं पेच जो फंसता है वो इसी बात पे फंसता है कि समीकरण क्या बन रहे हैं जातिगत। क्या इस बार उससे ऊपर उठ के, जैसे किसान है वो क्या इस बार बिना ये सोचे कि वो जाट है या कौन है, वो वोट करने वाला है, अपने मुद्दों पे वोट करने वाला है, इन सब बातों पे बात करूंगा, समीकरण पे बात करूंगा। लेकिन जब ये रैली चल रही थी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की, तो वहां पर एक छत के ऊपर, जैसे रैली का एक पूरा ग्राउंड था, उसके आसपास घर थे, वहां पे छत पे बहुत लोग बैठे हुए थे। कुछ लोग ऐसे ही बैठ के उनकी बात सुन रहे थे। मैं भी पहुंचा वहां पर उनसे बात करने के लिए कि उन्हें समझ में क्या आया इस रैली से। आपको उनकी बात सुनवाता हूं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल यानी कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जो गठबंधन था वो आज इस मंच से पूरे तरीके से अनाउंस किया गया मेरठ में, और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों ने यही आह्वान किया यहां की जनता से कि एक बार दोबारा यहां पर कम से कम इस गठबंधन को मौका देखिए ये जो लड़ाई है, अब ये लड़ाई है जयंत चौधरी को अपनी पार्टी का फ्यूचर को बचाने की, अपने लिए जो उनकी विरासत है उसको बचाने की। चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह के बाद जयंत चौधरी, और जिस तरीके से आरएलडी हाशिए पे चली गई थी, इस बार समाजवादी पार्टी के साथ आने से उनको यही उम्मीद है कि कम से कम एक बार फिर यहां पर किसी ना किसी तरीके से कुछ इंपैक्ट जरूर छोड़ पाएंगे। कहां से भैया आप? मैं बिजनौर से हूँ जी। बिजनौर से आए जी। अभी अपने अखिलेश यादव को भी जी क्या समझ में आई बात? समझ में आई कि परिवर्तन का दौर आ गया है और माननीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश जी मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। तो पिछली बार ये तो यहाँ पे माना जाता है कि जयंत चौधरी की, अजीत सिंह जी की, चौधरी चरण सिंह की भूमि है, जगह है उनकी जी। उसके बाद भी यहाँ पर ऐसा बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया था आरजेडी का, आरएलडी का। देखिए, जो पहले हुआ वो पहले हो चुका है, उस चीज को आप मत दोहराइए। आज परिवर्तन का दौर है। जो वर्तमान सरकार है उसने युवाओं से लेके किसानों से लेके किसी के लिए कुछ नहीं किया। इसी दौर को देखते हुए अब परिवर्तन का दौर है। जैसे कि आज के कपड़े हम कल नहीं पहन सकते, इसी तरह इस सरकार को हम बर्दाश्त नहीं करते, और अब हम चाहेंगे कि माननीय जयंत चौधरी जी लोग पब्लिक जो है मोदी के झूठे झांसे में आ गई, और इसलिए लोग पब्लिक यूज होती थी मोदी बताना क्या है, लेकिन झूठू का एक बवंडर है उसके पास, और कुछ नहीं है। पिछली बार आपने भाजपा को वोट दिया था क्या? पिछली बार गलती कर दी थी। अच्छा, हाँ। अब की बार वापसी? अब की बार नहीं करेंगे गलतियाँ। कहाँ से हो आप? मैं हम बागपत से। बागपत से हो? तो बागपत में तो हार गए थे। कौन? जयंत चौधरी। हाँ, वो बेईमानी से लड़ा, जो उन्होंने घपला कर दिया था। जब वोट आपने भाजपा को दिया तो वैसे ही तो हारे। नहीं, वोट तो भाजपा ने दे दी और न तो सबने दी। भाजपा बेईमानी से आ रहा है जी जयंत चौधरी। मुजफ्फरनगर से चौधरी अजीत सिंह बेईमानी से आ रहा है जी। अच्छा, हाँ, नहीं इस बार जी चौधरी जयंत बेड़ा पार है। बेड़ा पार है जी, इनका धरती हाल देंगे, धरती हाल देंगे जी। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए हो मैडम? देखने आए थे उनको, जयंत चौधरी को और अखिलेश यादव को? हाँ जी, जयंत चौधरी और अखिलेश भाई आए हुए हैं, पहली बार आए हैं हमारे इधर। पहले तो दौरा होता था इनका, अभी तो हमारे गांव में ही आए हैं। हाँ। बता देंगे जी, वो वैसे आप कहोगे तभी डटे जाएंगे, आप नहीं कहोगे तो आराम से बता देंगे। तो अब आप वो युवाओं की बात कर रहे थे, आप क्या करते हो? हाँ जी, हम उनसे सहमत है, वो अच्छी बातें कर रहे हैं। जो बीजेपी की सरकार आई है उन्होंने जो युवा हैं उन्हें कोई भी वो नहीं दिया, जो वो भी नहीं मिल रही, बहुत मुश्किल से मिल रही है। बच्चों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इससे पहले कभी वोट दिया है? नहीं, अभी मैं 18+ की नहीं हुई हूँ। अच्छा, तो इस बार तो आप वोट दोगे नहीं? नहीं, इस बार देंगे। 18+ की मैं दिसंबर में हो जाऊंगी। दिसंबर में हो जाओगे? हाँ जी। तो आपने तय कर लिया किसको वोट देना है? यस सर। तो वो रैली से आप सुन रहे थे कि लोग वहां पर जो उनकी जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की बात सुन रहे थे, वो क्या बात कह रहे थे। अब इसको छोटे बछड़े को तो खैर इससे कोई मतलब नहीं है कि लोग वहां पे क्या कह रहे थे, लेकिन एक मतलब लोगों को जरूर होगा ये समझने के लिए कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो करीब 136 के आसपास सीटें हैं, उस पर जो चुनावी समीकरण है,
जो जातिगत समीकरण है वो क्या कहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव पहले पूर्वांचल गए, राजभर के साथ उन्होंने वहां पर अपना गठबंधन बनाया, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा फोकस करके जयंत चौधरी के साथ गठबंधन बनाया। कोशिश है भारतीय जनता पार्टी को साधने की, सफल हो पाएंगे या नहीं वो तो तभी तय होगा जब आखिरी वोट गिना जाएगा, पर समीकरण कैसे बन रहे हैं वो आपको दिखाता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन सिर्फ खेती किसानी के लिए ही नहीं बल्कि सियासत के लिए बहुत उपजाऊ रही है। पलायन होगा तो लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी को होगा। और इस बार तो इस सियासी जमीन का पूरा समीकरण ही बदला हुआ है। 2013 में हुए दंगों के बाद जिस जाट मुसलमान एकता में दरार आई थी, उस दरार को किसान आंदोलन से भरने का दावा है। लेकिन पिछले चुनाव में पश्चिमी यूपी में परचम लहराने वाली बीजेपी एक बार फिर अपने पुराने फॉर्मूले को ही आजमाना चाहती है और इसी रास्ते लखनऊ की गद्दी पाने की कोशिश में है। हर व्यक्ति इस बात को सोच रहा है, आज किराना का पलायन नहीं हो सकता, नांदला जैसी घटनाएं नहीं हो सकती, मुजफ्फरनगर जैसे दंगे नहीं हो सकते, कोसी कला, सहारनपुर और बिजनौर और बरेली जैसे दंगे नहीं हो सकते। सबको मालूम है कि कोई अगर इस प्रकार के दंगे भड़काएगा तो उसकी फिर क्या स्थिति होगी। इसलिए सरकार ने जो किया है अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। लेकिन 2017 का चुनावी समीकरण अब बदला हुआ है। किसानों का एक बड़ा वर्ग बीजेपी से नाराज बताया जा रहा है। वोटों का ध्रुवीकरण नहीं दिखता। महंगाई और पेट्रोल डीजल एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी को लेकर युवाओं के मन में सवाल है। यही वजह है इस बार अखिलेश पश्चिमी यूपी में झंडा गाड़ने के सपने देख रहे हैं। आरएलडी से चुनावी गठबंधन इसी सपने को हकीकत में बदलने की कवायद है। मुझे याद है मऊ में खदेड़े का नारा दिया गया था। यहाँ आते आते मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूब जाएगा, सफाया होगा। ये किसान वो है जो अपना हक चाहता है। किसान गन्ने का भुगतान चाहता है, महंगाई कम हो, समय पर खाद मिले, कीटनाशक दवाइयाँ मिले। उत्तर प्रदेश के नौजवान तरक्की चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, विकास चाहते हैं। यहाँ के किसान न्याय चाहते हैं। जिस तरह से हमने किसानों की लड़ाई लड़ी, 2022 का चुनाव किसानों के लिए करो या मरो का चुनाव है। और जिस तरह के लोग आ रहे हैं, जिस तरह की मीटिंग हो रही है, जो उत्साह, ये ऐसी भीड़ नहीं है जो बुलाई गई हो, ये ट्रैक्टर लेके खुद आए। पश्चिमी यूपी के 136 सीटों पर वोटरों की ताकत को समझें तो जाट करीब 20%, अनुसूचित जाति 25%, जबकि मुसलमान 30% है। यानी पश्चिमी यूपी में जीत और हार जाट और मुसलमान वोटरों के रुख पर तय होगी। अखिलेश और जयंत का गठबंधन इसी जाट और मुसलमान वोटरों को साधने की कोशिश में है। सवाल उठता है, क्या एसपी और आरएलडी का गठबंधन बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? क्योंकि 2014 लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी का डब्बा गोल हो गया था। समाजवादी पार्टी भी कमाल नहीं कर पाई। बहुत धन्यवाद देता हूँ। बदलाव की आवाज है, लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ का किसान भारतीय जनता पार्टी का सफाया चाहता, यहाँ का नौजवान नौकरी और रोजगार चाहता है। किसान के साथ जो धोखा हुआ है, इन्होंने जो वादे किए थे, इनका झूठ निकला, इनके वादे जुमले निकले। ये झूठ का फूल लगातार झूठ बोल रहा है। उम्मीद जो थी लोगों को कि खुशहाली आएगी डबल इंजन सरकार से, लेकिन इधर डबल इंजन की सरकार फेल होते हुए नजर आ रही है। जब भाजपा आई थी प्रदेश में और देश में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आई थी और यहीं से जो है दूसरा रास्ता खुलेगा। विपक्ष का दांव किसान आंदोलन पर टिका है, क्योंकि किसान आंदोलन ने सभी समीकरण बदल दिए हैं। किसान आंदोलन से लामबंद हुए जाट समुदाय खुद को बीजेपी के हाथों ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यही वजह है कि आरएलडी के प्रति उनका नजरिया बदला है। रही सही कसर अखिलेश के साथ गठबंधन ने पूरी कर दी। यानी अखिलेश और जयंत के गठबंधन ने जाट, मुसलमान, ओबीसी और कुछ हद तक दलित वोटरों को साधने की बड़ी चुनावी रणनीति बनाई है। बीजेपी इस दांव को प्रबल हिंदुत्व के फॉर्मूले से काटने की तैयारी में है। मेरठ से अंकित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो आपने देखे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरण। मेरे पास समय बिल्कुल कम है, पर ये बताइए कि क्या आरएलडी जो है जाटों की सिर्फ पार्टी है? नहीं, ये किसान मजदूर सबकी पार्टी है। और इस बार यहाँ पर
पिछली बार तो भरा हिंदू मुसलमान हुआ था। इस बार मुद्दों पे चुनाव होगा, मजदूर किसान मुद्दों की लड़ाई लड़ेगा और मुद्दों पे वोट देगा। चलिए अब देखते हैं कि मुद्दों पर जो चुनाव की उन्होंने बात कही वो क्या जातियों से ऊपर उठकर उसी पर वोट होता है या फिर से ध्रुवीकरण की तरफ उत्तर प्रदेश का चुनाव जाता है। लोकतंत्र में आज इस खास पेशकश में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडियो वापस लिए चलता हूं, 10 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। चुनाव से जुड़ी हुई सब खबरों के लिए बने रहिए लोकतंत्र के साथ। रोज आपके लिए लेकर आते रहेंगे आपसे जुड़े हुए मुद्दे।